एक क्वेश्चन पूछूं, लंग्स ऑफ प्लेनेट किसे कहा जाता है? देखो, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में मौजूद जो अमेजोन फॉरेस्ट है ना, इनको नाम दिया गया है लंग्स ऑफ द प्लेनेट, यानी ये प्लेनेट के लंग्स हैं। ऐसा देखो इसलिए, जैसे ह्यूमन बॉडी में लंग्स का काम होता है सांस लेने में मदद करना, ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल किया जाता है। उसी प्रकार से यहां पे इतने डेंस फॉरेस्ट हैं कि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज होती है और बहुत ज़्यादा कार्बन यहाँ पे स्टोर होता है। लेकिन देखो, ये जो अमेजोन फॉरेस्ट है ना, खतरे में है। अमेजोन फॉरेस्ट जबरदस्त सूखे की मार झेल रहा है। जो रिवर्स अमेजोन फॉरेस्ट से होके गुजरती हैं, या तो देखो वो सूख गई हैं पूरी तरह से, या फिर वहां पर पानी का लेवल बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है। इतना ज़्यादा कम हो गया पानी का लेवल कि पहले वो रिवर्स जो इनलैंड ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होती थी, अब वहां पे नाम मात्र का पानी रह गया है, वहां पे बोट नहीं चल सकती। अमेजोन फॉरेस्ट के अंदर जो गांव हैं, उनको पानी नहीं मिल रहा है पीने के लिए। रिवर्स के ऊपर डैम संबंधित प्रोजेक्ट से बिजली जनरेट होती थी, बिजली नहीं जनरेट हो रही है, पानी नहीं है रिवर्स में, तो डैम में भी पानी नहीं है, बिजली कैसे जनरेट होगी? और देखो, बहुत सारे जो मैरीन एनिमल्स हैं जैसे डॉल्फिन इत्यादि, वो मर गए हैं। अब दिक्कत ये है, जैसे मछलियां वगैरह मर गई हैं, उनकी लाश उसी थोड़ा बहुत जो पानी बचा है उसी में सड़ रही है। अब वही पानी जाता है अमेजोन फॉरेस्ट में जो आदिवासी लोग रहते हैं उनके लिए, और उसी पानी को वो यूज कर रहे हैं, तो बीमारियां भी फैल रही हैं। वहां पे एक प्रोविंस है अमेजोना के गवर्नर कहते हैं कि देखो, अमेजोन फॉरेस्ट के इतिहास में ना इससे बड़ा सूखा, इससे भयंकर सूखा आज तक नहीं देखा गया है। देखो, जब फॉरेस्ट बहुत ज्यादा सूख जाता है ना, तो आग लगने की, यानी फॉरेस्ट में फायर की जो घटनाएं हैं वो भी ज्यादा देखने को मिलती हैं, और वही हो रहा है। अमेजोन फॉरेस्ट में वाइल्ड फायर्स की घटनाएं काफी ज्यादा हो रही हैं। वहां पे ना एक सिटी है, सिटी का नाम है मनोस। अब इस सिटी में ना पूरी तरह से, ये जो आप दिल्ली में देखते हो ना एनसीआर में, सर्दियों में पूरा धुएं का बादल आ जाता है, तो ये 20 लाख लोग की सिटी है, पूरी तरह से स्मोक से ढक चुकी है। क्यों? क्योंकि अमेजन फॉरेस्ट में वाइल्ड फायर्स की घटनाएं हो रही हैं। इसके बाद देखो, रीजंस की बात करते हैं। अगर यूपीएससी पूछ ले कि अमेजोन फॉरेस्ट में इतना जबरदस्त सूखा जो देखने को मिला, उसके क्या रीजंस हैं? 2 रीजंस हैं। एक तो देखो इल नीनो जो हमारे इंडियन मानसून सिस्टम पर भी नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। इल नीनो की वजह से इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में जो सरफेस वाटर है ना, वो एबनॉर्मल तरीके से ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से वर्ल्ड के कई सारे पार्ट्स में काफ़ी एक्सट्रीम हीट आ जाती है। ओनलीआईएस एक्सटेंडेड चैनल पे ना एक अलग से वीडियो डाली गई थी स्पेशल इल नीनो के बारे में, आप वो वीडियो देख सकते हो इस पूरे फेनोमेनन को डिटेल से समझने के लिए। तो ये एक फैक्टर है इल नीनो का आना, जिसकी वजह से अमेजोन जो फॉरेस्ट है वहां पे इतना गंभीर तरीका का सूखा देखने को मिल रहा है। अब दूसरा इवेंट देखिए, दूसरा इवेंट है नॉर्दर्न ट्रॉपिकल अटलांटिक ओशन में अनयूजली हाई वाटर टेम्परेचर का होना। फिर से बोलता हूं, नॉर्दर्न ट्रॉपिकल अटलांटिक ओशन में जो सरफेस टेम्परेचर है वाटर का, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। अब इसकी वजह से ना, अब सरफेस वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा है ओशन में, तो इसकी वजह से हीटेड एयर राइज होगी एटमॉस्फेयर में। अब देखो, जब ये हीटेड एयर यानी गर्म हवा पहुंचेगी अमेजोन फॉरेस्ट के ऊपर, तो ना गर्म हवा जो होती है ना, वो क्लाउड के फॉर्मेशन में बाधा डालती है। अब क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं होगा तो रेनफॉल कम हो जाएगी। तो ये 2 रीजंस हैं, एक इल नीनो का आना, दूसरा नॉर्दर्न ट्रॉपिकल अटलांटिक ओशन में सरफेस वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होना। इसकी वजह से अमेजोन फॉरेस्ट में इतना भयंकर सूखा देखने को मिल रहा है, रिवर्स सूख गई हैं, और फ्यूचर देखो काफी ज्यादा ग्रिम है। वेरियस रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि आने वाले समय में ना अमेजोन फॉरेस्ट में ड्रोट की फ्रीक्वेंसी ना बहुत ज्यादा होने वाली है, बहुत ही ज्यादा। वैसे देखो, पिछले 5 दशकों में ना, यानी 50 सालों में अमेजोन फॉरेस्ट का 17 से 20% का जो एरिया है ना, वो डिफॉरेस्टेशन का शिकार हो चुका है। अगर हमें अमेजोन फॉरेस्ट को बचाना है तो किसी भी कीमत पर डिफॉरेस्टेशन पर रोक लगानी होगी। ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन होता है वो एमिशन कम करना होगा। अदरवाइज देखो, अमेजन फॉरेस्ट का जानते हो क्या हाल होगा? अगर इसी प्रकार से सिचुएशन चलती रही तो आने वाले सालों में जो अमेजोन फॉरेस्ट है ना, जैसे सवाना फॉरेस्ट नहीं है अफ्रीका में, उस प्रकार के फॉरेस्ट में तब्दील हो जाएगा अमेजोन फॉरेस्ट। और अभी अमेजोन फॉरेस्ट जो इतना ज़्यादा डेंस है, जिसने इतना ज़्यादा कार्बन स्टोर करके रखा है,
अगर इसी प्रकार से फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय होता रहा और सवाना जैसा फॉरेस्ट बन गया तो बहुत ज़्यादा कार्बन रिलीज होगा, और बहुत ज़्यादा कार्बन रिलीज होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बल्कि और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसीलिए अर्जेंट एक्शन लेना आवश्यक है अमेजन फॉरेस्ट को बचाने के लिए। लेकिन देखो, इसको बचाने में सिर्फ ब्राज़ील की जो गवर्नमेंट है ना, उसकी जिम्मेदारी तो सीधा सीधा बनती है, बल्कि इसके अलावा पूरे वर्ल्ड की जिम्मेदारी है कि अमेजन फॉरेस्ट को बचाया जाए। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से संबंधित है, और आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट की सहायता से चाइना एक बड़ी ग्लोबल पावर बनना चाहता है, पूरे वर्ल्ड में अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज करना चाहता है। इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किए 10 साल पूरे हो चुके हैं, और इस मौके पे एक समिट ऑर्गेनाइज हुआ था चाइना में, तीसरा समिट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से संबंधित, जिसमें कई सारे देशों के लीडर्स गए पार्टिसिपेट करने के लिए, इंक्लूडिंग पाकिस्तान के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर और इवन रशिया के राष्ट्रपति पुतिन। है क्या ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव? देखो, 2013 में स्टार्ट हुआ था। इस इनिशिएटिव में ना चाइना दुनिया भर के अलग अलग देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए पैसा लगा रहा है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इसी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की एक आर्म है। ये जो है ना चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, पाकिस्तान के ग्वादार पोर्ट से ये स्टार्ट होता है ये प्रोजेक्ट, और जम्मू एंड कश्मीर से होता हुआ, अभी वो हिस्सा पाकिस्तान के पास है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से होता हुआ चाइना में जाता है। ये पूरा रोड चाइना ने बनवाया है। इस रोड के साथ साथ कई सारे प्रोजेक्ट्स चाइना ने बनवाए हैं, जैसे पावर प्लांट इत्यादि। ग्वादार पोर्ट चाइना ने डेवलप करवाया है। तो ये पूरा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की आर्म है ना, इसके आसपास चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करवाया है। तो ये एक एग्जांपल है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इवन बहुत सारी इस प्रोजेक्ट की आर्म्स तो इस तस्वीर में है भी नहीं। अलग अलग देशों में पोर्ट्स इस्टेब्लिश करवाना, इसके अलावा हाईवेज बनवाना और दूसरी तरह की कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करवाना, ये सब हो रहा है इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में। आपके मन में एक क्वेश्चन सीधा सीधा आएगा, इससे चाइना को क्या फायदा होगा? क्यों चाइना पैसे लगा रहा है? देखो, चाइना को फायदा ये होगा, सारी जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की आर्म्स है ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनका लिंक चाइना से है। तो विभिन्न देशों की जो कनेक्टिविटी है वो चाइना से इंप्रूव हो रही है। तो ना चाइना अपने गुड्स को, चाइना में जो गुड्स मैन्युफैक्चर हुए उनको आसानी से भेज सकता है वर्ल्ड के अलग अलग देशों में, इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा उसकी सहायता से। तो ये फायदा होगा चाइना को। हालांकि चाइना के जो इंटेंशंस हैं वो कुछ और भी हैं। जैसे ग्वादार पोर्ट है, कहने को चाइना ने डेवलपमेंट के लिए ये प्रोजेक्ट डेवलप किया ग्वादार पोर्ट, बट समय आने पे चाइना इस पोर्ट का इस्तेमाल अपने मिलिट्री पर्पजेस के लिए भी कर सकता है। तो ये भी एक पॉइंट है कि चाइना दुनिया के अलग अलग देशों में जो इंफ्रा इस्टेब्लिश कर रहा है ना, चाइना उसका इस्तेमाल अपने सिक्योरिटी पर्पजेस के लिए भी कर सकता है फ्यूचर में। इसके अलावा जाहिर तौर पे चाइना अलग अलग देशों में देखो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करवा रहा है, तो इससे चाइना की जो सॉफ्ट पावर है वो भी इंक्रीज हो रही है। लोगों को लग रहा है, विभिन्न देशों के लोगों को, कि चाइना तो बड़ा पावरफुल है, हमारे देश में चाइना बहुत इन्वेस्ट कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करवा रहा है। कुछ लोग देखो इसे यूएस के मार्शल प्लान से कंपेयर करते हैं। मार्शल प्लान मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपको पता है भारी तबाही हुई थी, वेस्टर्न यूरोप तो एक प्रकार से डिस्ट्रॉय सा हो गया था, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, ये सारे देश। तो उस समय ना यूएस ने एक प्रोग्राम चलाया था मार्शल प्लान, इसको यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम भी कहते हैं। यूरोप की रिकवरी के लिए ये प्रोग्राम था मार्शल प्लान। इसमें यूएसए ने ना उस समय 14-15 बिलियन डॉलर्स खर्च किए फिर से यूरोप में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। उस समय के 14-15 बिलियन डॉलर्स मतलब आज के 180 बिलियन डॉलर्स। तो उसी प्रकार से चाइना कहता है कि हम ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चला रहे हैं वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों को डेवलप करने के लिए। एक फायदा देखो चाइना को ये भी है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में इन्वेस्ट करने का। अब जैसे चाइना का नाम, जैसे इंडियन ओशन वाली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि चाइना का ज़्यादातर माल ना इंडियन ओशन में इस स्ट्रेट से होकर गुजरता है, मलक्का स्ट्रेट। लेकिन मान लीजिए ये जो स्ट्रेट है ये चोक हो गई, चाइना का सामान यहां से नहीं जा सका, तो चाइना में एनर्जी क्राइसिस आ जाएंगे, दूसरी तरह की चीज़ों की कमी हो जाएगी। तो चाइना ना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू
मलक्का स्ट्रेट के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को खत्म करना चाहता है। मान लीजिए मलक्का स्ट्रेट चोप हो गई, यहां से चाइना सामान नहीं मंगा सका, तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत तो वैसे भी अलग अलग कनेक्टिविटी स्टैब्लिश हो ही गई है ना। जैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, यहां से मंगा लेगा चाइना सामान। उसी प्रकार से इस प्रकार की ना अनेकों आर्म्स हैं, अनेकों कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं जो चाइना से लिंक्ड हैं। चाइना वहां से सामान मंगवा लेगा, उन ब्रांचेस को चाइना यूज करेगा। जब से ये प्रोजेक्ट आया है 2013 से लेकर अभी तक चाइना ने 150 देशों के साथ 200 BRI कोऑपरेशन पैक्ट साइन किए हैं, और टू वे जो इन्वेस्टमेंट हुई है चाइना और पार्टनर कंट्रीज के बीच वो हुई है $380 बिलियन की टू वे इन्वेस्टमेंट। जैसे देखो ग्वादार पोर्ट है, अब ज़्यादातर पैसा तो वैसे चाइना ने इन्वेस्ट किया, पाकिस्तान के पास तो है नहीं, लेकिन पाकिस्तान ने कुछ तो लगाया होगा ना, 5% 10%। तो ये टू वे इन्वेस्टमेंट है कि कुछ लोकल कंट्री पैसा लगाएगा, कुछ चाइना लगाएगा। चाइना के राष्ट्रपति जिनपिंग कहते हैं कि वर्ल्ड में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा कमी है, तो ये जो इनिशिएटिव है ना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये दुनिया के अलग अलग देशों में ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करेगा। देखो वर्ल्ड बैंक के अनुसार 675 मिलियन लोग पूरी दुनिया में ऐसे हैं जो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हैं, 2.3 बिलियन लोग ऐसे हैं जिनके पास पीने योग्य पानी नहीं है, 450 मिलियन ऐसे लोग हैं जिनके पास में ब्रॉडबैंड का सिग्नल नहीं है। अगर ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट एड्रेस करना है ना, तो 2030 आते आते हर साल $1.5 ट्रिलियन से इन्वेस्ट करने होंगे, जो देखो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज के जीडीपी का तो ऑलमोस्ट 4.5% है। तो ये तो देखो हमने अच्छी अच्छी बातें डिस्कस की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में, बट बहुत क्रिटिसिज्म होता है। जैसे चाइना अलग अलग देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करता है तो इकोलॉजी को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है, इसलिए लोकल सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं, लोगों का डिस्प्लेसमेंट होता है। बड़े बड़े जैसे डैम इस्टेब्लिश किया तो लोगों को अपना घर बार छोड़ के दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा। डिस्प्यूट्स अवर पे आउट एंड लेबर अनरेस्ट, जो मजदूर काम करते हैं चाइना के इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, लेबर को पे आउट टाइम पे नहीं मिलता या फिर मिलता नहीं, कम मिलता है। कई बार ये आरोप लगते हैं कि लोकल लेबर को यूज़ करने के बजाय चाइना अपने देश से लेबर लेके आता है। जैसे इंडोनेशिया में ये आरोप लगे कि चाइना से जो लेबर आई उन्होंने काम किया और लोकल्स को जॉब नहीं मिली। लाओस में बड़े बड़े प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश हुए जैसे सुपरफास्ट ट्रेन, इंप्रेसिव डैम प्रोजेक्ट, लेकिन क्रिटिसिज्म हुआ इन प्रोजेक्ट्स का कि जिन मजदूरों ने इन प्रोजेक्ट्स में काम किया उनको पे आउट नहीं मिला, कंपनसेशन बहुत कम मिला, और डैम बनने की वजह से किसी इलाके में ड्रोट आ गया तो इससे भी चाइना की काफ़ी थू हुई। डेटा ये कहता है कि लाओस के ऊपर ना चाइना का अभी $12.2 बिलियन का कर्ज है, जो लाओस की जीडीपी का 65% है, यानी डेट ट्रैप में फंस चुका है लाओस भी चाइना के। और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के कंसर्न्स तो आपको पता ही है। इंडिया विरोध करता है इस प्रोजेक्ट का, क्योंकि इंडिया के अनुसार ये जम्मू एंड कश्मीर से होकर गुजरता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से जाता है, और चाइना ने प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करने से पहले इंडिया से कंसल्ट नहीं किया, तो इंडिया के ऑब्जेक्शंस हैं इस प्रोजेक्ट को लेके। लेकिन देखो पाकिस्तान का हाल देखिए आप, ग्वादार पोर्ट से जो रेवेन्यू प्राप्त हुआ ना, 91% वो रेवेन्यू गया चाइना को और सिर्फ 9% रेवेन्यू मिला पाकिस्तान को। तो चाइना बेशक बोल देता है कि विन विन सिचुएशन है जो ये हम प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये विन विन सिचुएशन नहीं है विभिन्न देशों के लिए, ये लूज विन सिचुएशन है। असली फायदा सिर्फ चाइना को होता है। और देखो चाइना BRI के थ्रू दुनिया भर के देशों में अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, तो यूएसए कहाँ चुप रहने वाला है। यूएसए ने अपने इनिशिएटिव स्टार्ट कर दिए। जैसे डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति थे ना, तो उन्होंने जापान के साथ मिलकर एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, यूनाइटेड स्टेट्स जापान इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव इन द इंडो पैसिफिक रीजन। मतलब गरीब छोटे छोटे जो देश है ना, जो चाइना के झांसे में आके चाइना को बोल देते थे कि हाँ हम ये प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करते हैं मिलके, लेकिन बाद में उस प्रोजेक्ट से होस्ट कंट्री को कुछ नहीं मिलता था। तो इसलिए यूएस और जापान ने विभिन्न छोटे छोटे देशों को बोलना स्टार्ट किया कि यार चाइना से पैसे मत लीजिए, चाइना के BRI के झांसे में मत आइए, हम आपके यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करेंगे। बाद में जो बाइडन आए, जो बाइडन ने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। इस बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव को अब रीऑर्गेनाइज कर दिया गया है एक नए इनिशिएटिव में, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। अब इस इनिशिएटिव का मकसद यही है
कि विभिन्न देशों को रोकना कि आप चाइना के झांसे में मत आइए, हम आपके यहाँ पे प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करेंगे, हम आपको पैसा देंगे। चाइना तो आपको डेट ट्रैप में फंसा रहा है। तो यूएसए और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज का जो ये इनिशिएटिव है ना, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, ये भी छोटे छोटे देशों में, गरीब देशों में क्लाइमेट चेंज, एनर्जी सिक्योरिटी, हेल्थ केयर, हेल्थ सिक्योरिटी, डिजिटल टेक्नोलॉजी और जेंडर इक्विटी से संबंधित प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश कर रहा है ताकि चाइना के बीआरआई को काउंटर किया जा सके, विभिन्न देशों को चाइना के पाले में जाने से रोका जा सके। इसी के साथ साथ G20 समिट अभी हाल ही में इंडिया में ऑर्गेनाइज हुआ था। एक और प्रोजेक्ट प्रपोज किया गया जिसकी घोषणा हुई, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत इंडिया, वेस्ट एशिया, यूरोप, इनको आपस में लिंक किया जाएगा रेलवे और शिपिंग लाइंस के थ्रू। ये जो कॉरिडोर है ना, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, ट्रेड कनेक्टिविटी के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके साथ साथ क्लीन हाइड्रोजन के लिए भी पाइपलाइन इस्टाब्लिश होगी इस प्रोजेक्ट में। देखो ये बात सच है, ये सारे अल्टरनेटिव्स तो हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के, बट अभी ना ये जो अल्टरनेटिव्स हैं ना, चाहे इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर हो या फिर पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट हो, ये सभी अब शेप ले रहे हैं। अभी बहुत जल्दबाजी होगी ये कहना कि हाँ ये जो इनिशिएटिव्स हैं चाइना के बीआरआई को काउंटर कर लेंगे, बट देखना ये होगा कि चाइना का जो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जिसको लेके विभिन्न देशों के कंसर्न्स भी हैं, डेट ट्रैप में फंस रहे हैं विभिन्न देश, तो इसका भविष्य क्या होगा। अब 10 साल पूरे हो चुके हैं, तो आने वाले समय में देखना होगा क्या ये प्रोजेक्ट वास्तव में सक्सेसफुल साबित होता है या फिर चाइना की बहुत बड़ी फेलियर साबित होता है, क्योंकि चाइना की जो इकोनॉमी है वो भी अभी स्लो डाउन कर रही है। ऐसी खबरें आई, चाइना में अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड कंसर्न्स हैं, डेट रिलेटेड कंसर्न्स हैं। तो चाइना की इकोनॉमी स्ट्रोंग होगी तभी इस प्रोजेक्ट का भविष्य है बीआरआई का। अगर चाइना की इकोनॉमी स्ट्रोंग नहीं है, स्लो डाउन हो रहा है, तो इस प्रोजेक्ट को आप फेलियर मानिए। फिर चाइना अपनी इकोनॉमी पे ध्यान देगा, ना कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में फर्दर पैसा इन्वेस्ट करने के। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया बीआरआई से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल श्रीलंका और इंडिया के बीच में फेरी सर्विस को स्टार्ट करने से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो श्रीलंका के जाफना में ये एक पोर्ट है कांके संथुरई। कांके संथुरई और नागापट्टिनम के बीच में, नागापट्टिनम तमिलनाडु का एक पोर्ट है, दोनों के बीच में एक फेरी सर्विस स्टार्ट हुई है। अब फेरी सर्विस स्टार्ट हुई है तो आपको पता है कि दोनों देशों के बीच में आना जाना और ज़्यादा आसान होगा। पीपल टू पीपल जो टाइज हैं वो और ज़्यादा इंक्रीज होंगे, कल्चरल कोऑपरेशन जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दोनों के देशों के बीच में और ज़्यादा ईजी होंगी। कनेक्टिविटी जब इंक्रीज होती है तो ये सारे फायदे होते हैं, नॉर्मल है, आप सब ये कॉमन पॉइंट्स लिख सकते हो। राइटर ये कहना चाहते हैं, देखो श्रीलंका में सिविल वार स्टार्ट हुआ था ना, उससे पहले इंडिया और श्रीलंका के बीच में ना इस प्रकार की फेरी सर्विसेज काफ़ी कॉमन थी, बहुत ही कॉमन थी। बल्कि उस समय ना एयर ट्रांसपोर्ट वीक था, लेकिन ना समय के अनुसार सिविल वार स्टार्ट हो गया, बहुत सारे रिफ्यूजीज श्रीलंका के नॉर्दर्न पार्ट से तमिलनाडु में आने लगे, तो ये सारी फेरी सर्विसेज सस्पेंड कर दी गई थी। फिर प्रयास हुआ, कब, मतलब 12 साल पहले एक फेरी सर्विस स्टार्ट की गई थी कोलंबो से थूथुकुडी के बीच में, लेकिन ये ज़्यादा समय तक नहीं चली क्योंकि घाटे में चल रही थी, कोई पेट्रोनेज नहीं था, तो इसलिए बंद कर दी गई। तो राइटर ये बोलते हैं अभी फिर से ये सर्विस स्टार्ट की गई है ना, एक साइड का प्राइस है ऑलमोस्ट 7,500 रुपये, 50 किलोग्राम तक जो वेट है वो ले जाया जा सकता है, बैग वगैरह। लेकिन अभी एयर ट्रांसपोर्ट बल्कि ज़्यादा सस्ता है, तो कौन जाएगा इस फेरी सर्विस से, लोग फ्लाइट से चले जाएंगे, टाइम भी कम लगेगा फ्लाइट से। तो इसलिए अगर इस फेरी सर्विस को सस्टेनेबल रखना है नागापट्टिनम और कांके संथुराई के बीच में, तो देखो थोड़ा सा प्राइस अफोर्डेबल बनाना पड़ेगा। इसके अलावा राइटर बोलते हैं जो ये नागापट्टिनम पोर्ट है ना, यहाँ पे बेसिक एमिनिटीज़ का अभाव है, मतलब डॉर्मेट्री होनी चाहिए, रेल कनेक्टिविटी होनी चाहिए नागापट्टिनम की चेन्नई के साथ में, ताकि जो लोग श्रीलंका से नागापट्टिनम में आते हैं वो चेन्नई तो जाना चाहेंगे, तो चेन्नई के साथ कनेक्टिविटी नागापट्टिनम की अच्छी होनी चाहिए। इसके साथ साथ सरकार देखो एक चीज़ ये इंश्योर कर सकती है, नागापट्टिनम जो है ना वैसे रूरल एरिया है, ज़्यादा डेवलप एरिया नहीं है, तो ये फेरी सर्विस स्टार्ट हुई है, तो इसी बहाने इस एरिया को तमिलनाडु की जो सरकार है वो डेवलप कर सकती है।
बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे प्रोवाइड करके, और श्रीलंका के साथ ट्रेड और ज़्यादा इंक्रीज अगर होता है इस रूट में तो नागापट्टिनम को ज़्यादा फायदा होगा। तो कुल मिलाकर यही पॉइंट्स हैं, ज़्यादा मतलब यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं हैं। इंडिया श्रीलंका रिलेशंस पे क्वेश्चन आए तब ये पॉइंट बस एक यूज हो जाएगा, अदरवाइज स्पेशल क्वेश्चन इस पे आएगा इसकी संभावना बहुत ही कम है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल सर सैयद अहमद खान से संबंधित है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछ सकती है सर सैयद अहमद खान के बारे में। आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। 17 अक्टूबर को उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी। देखो सर सैयद अहमद खान का जो दर्जा है ना इतिहास में, वो वही है राजा राम मोहन राय का जो है। राजा राम मोहन राय ने जैसे हिंदू कम्युनिटी में बदलाव लाने की कोशिश की, इतनी सारी जो कुरीतियाँ थी हिंदू कम्युनिटी में, प्रोग्रेसिव बनाने की कोशिश की हिंदू कम्युनिटी को, उसी प्रकार से सर सैयद अहमद खान ने भी मुस्लिम कम्युनिटी को प्रोग्रेसिव बनाने की कोशिश की। उन्होंने बोला कि मुस्लिम यूथ की ना एक जेब में तो साइंस की किताब होनी चाहिए और दूसरी जेब में जो पवित्र ग्रंथ है कुरान वो होना चाहिए। डिटेल से जानते हैं, कंट्रोवर्शियल फिगर भी रहे हैं सर सैयद अहमद खान अपनी कम्युनिटी के लिए यानी मुस्लिम्स के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। तो डिटेल से जानते हैं इनके बारे में। सर सैयद अहमद खान का जन्म हुआ था 1817 में, डेथ होती है 1898 में। ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल फिगर रहे हैं। इनको यानी मुस्लिम्स के द्वारा बल्कि हिंदुओं के द्वारा भी क्रिटिसाइज किया जाता है। ऐसा क्यों? पहले हम बात करते हैं मुस्लिम्स के द्वारा सैयद अहमद खान को क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है। इन्होंने देखो बहुत ज़्यादा कोशिश करी थी अपनी मुस्लिम कम्युनिटी को मॉडर्नाइज करने की, तो इनको क्रिटिसाइज किया गया था। जो रूढ़िवादी मुस्लिम हैं, ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम, जो पुराने ख्यालात के मुस्लिम हैं, उनके द्वारा इनको क्रिटिसाइज किया गया था। सैयद अहमद खान ने जो पुराने कस्टम्स और ट्रेडिशंस हैं उनको चैलेंज किया अपनी एक मैगजीन तहजीब अल अखलक में। ये नीचे देखो, ये इनकी मैगजीन का नाम है। इस मैगजीन में ये इस्लाम में जो पुराने कस्टम्स या फिर ट्रेडिशन हैं उनको चैलेंज किया करते थे, तो इस वजह से इनका काफ़ी क्रिटिसिज्म होता है ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स के द्वारा। इन्होंने इस्लाम को मॉडर्नाइज्ड ढंग से इंटरप्रेट करने का प्रयास किया। वैसे देखो जो ग्रंथ है इस्लाम में कुरान, वो बहुत पहले लिखी गई थी और काफ़ी बार उस ग्रंथ को उसी समय के हिसाब से इंटरप्रेट किया जाता है, इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं। लेकिन इन्होंने प्रयास किया कि कुरान को इंटरप्रेट किया जाए आधुनिक समय के हिसाब से। इन्होंने ये भी कहा इस्लाम जो है वो कंपैटिबल है साइंस और रैशनलिज्म के साथ, यानी इस्लाम भी साइंटिफिक वे ऑफ लाइफ को अडोप्ट कर सकता है। इन्होंने मुस्लिम्स को एनकरेज किया, खास करके मुस्लिम्स यूथ को, कि वो अपने एक जेब में साइंस की बुक रखें और दूसरी जेब में कुरान रखें। उन्होंने एक सोसाइटी का भी निर्माण किया गाजीपुर यूपी में साइंटिफिक रिसर्च के लिए, लेकिन बाद में उन्होंने इस सोसाइटी को शिफ्ट कर दिया। कहाँ पर? अलीगढ़ में। पहले कहाँ इस्टेब्लिश की थी? गाजीपुर यूपी में, और बाद में कहाँ पर शिफ्ट की? अलीगढ़ यूपी में। इनके द्वारा एक जर्नल भी इस्टेब्लिश किया गया था, इंडियन इंस्टीट्यूट गैजेट। साइंटिफिक रिसर्च को प्रमोट करने के लिए ये जर्नल इस्टेब्लिश किया गया था। देखो इन जर्नल्स के और सोसाइटी के नाम जरूर लिखिएगा। एक ये जो बुक थी, मैगजीन थी, इसका नाम भी लिखिएगा, क्योंकि अदरवाइज सैयद अहमद खान के बारे में आपको सारी चीज़ें याद रह जाएंगी, लेकिन जो माइन्यूट डिटेल्स हैं उनके मार्क्स मिलते हैं। जैसे इनके द्वारा मैगजीन कौन सी लिखी जाती थी, बुक कौन सी लिखी गई थी, कहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च को प्रमोट करने के लिए सोसाइटी इस्टेब्लिश की गई थी, ये छोटी छोटी बातें। तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया कि मुस्लिम्स को मॉडर्नाइज करने का इन्होंने प्रयास किया, इस वजह से ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स के द्वारा इनका बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। अब हम जानते हैं हिंदुओं ने इनको क्यों क्रिटिसाइज किया। देखो शुरुआत में सर सैयद अहमद खान हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते थे। इन्होंने एक लाइन इस्तेमाल की थी, हिंदू और मुस्लिम जो हैं वो ब्यूटीफुल ब्राइड, यानी जो सुंदर बहू है उसकी दो आंखें हैं। सुंदर बहू की एक आंख है हिंदू और दूसरी आंख है मुस्लिम्स। तो इस प्रकार से हिंदू मुस्लिम यूनिटी को ये प्रमोट किया करते थे। शुरुआत में इन्होंने मुस्लिम्स को एडवाइस भी किया कि आप हिंदू सेंटिमेंट्स का सम्मान कीजिए, बीफ मत खाइए, अपने जो पड़ोसी लोग हैं उनके सेंटिमेंट्स का सम्मान कीजिए। लेकिन इनके आइडिया धीरे धीरे चेंज होने लगे। यूपी में उस समय एक लैंग्वेज कंट्रोवर्सी हुई थी। यूपी में उस समय उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज थी, उर्दू पर्शियन स्क्रिप्ट में, लेकिन मांग उठने लगी
हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में इसे यूपी की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। फिर से बोलता हूं, उस समय यूपी की ऑफिशियल लैंग्वेज थी उर्दू पर्शियन स्क्रिप्ट में, लेकिन एक मूवमेंट चली कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए प्रोविंस की देवनागरी स्क्रिप्ट में, क्योंकि तर्क यह दिया गया था उर्दू जो लैंग्वेज है वो एलीट लोगों की है और हिंदी जो लैंग्वेज है वो कॉमन मैन की है। लेकिन इससे काफ़ी हर्ट हुए सर सैयद अहमद खान। उनको इस लैंग्वेज मूवमेंट के बाद ये लगने लगा हिंदू कभी ये नहीं एक्सेप्ट करेंगे जो मुस्लिम चाहते हैं और मुस्लिम वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो हिंदू चाहते हैं, और हिंदू और मुस्लिम्स के बीच ये जो डिफरेंसेस हैं वो आने वाले समय में और भी बढ़ते ही जाएंगे। तो अच्छा ये है कि दोनों कमिटीज़ अलग अलग रहें। तो इस प्रकार की बातें बाद में उन्होंने कहनी स्टार्ट कर दी। समझ रहे हो ना, पहले ये हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे, इस प्रकार की बातें बोलते थे, ब्यूटीफुल ब्राइड की दो आइज हैं हिंदू और मुस्लिम से। लेकिन लैंग्वेज कंट्रोवर्सी के बाद इनके विचार बदल गए। इनको लगने लगा कि हिंदुओं के और मुस्लिम्स के जो इंटरेस्ट हैं वो अलग अलग हैं, इसलिए दोनों को अलग अलग रहना चाहिए। इसी रीजन की वजह से इन्हें ओरिजिनेटर ऑफ टू नेशन थ्योरी भी कहा जाता है। इसके अलावा देखो, सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम्स को एडवाइस किया था कि आप इंडियन नेशनल कांग्रेस को मत ज्वाइन कीजिए। देखो, उस समय मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन थी, ग्रोथ नहीं हो पा रहा था, स्टैग्नेशन थी मुस्लिम कम्युनिटी के मेंबर्स में, और इनको ये लगता था सर सैयद अहमद खान को कि एजुकेशन एक ऐसा टूल है जिसकी सहायता से मुस्लिम कम्युनिटी की फ्रस्ट्रेशन को और मुस्लिम कम्युनिटी में जो ग्रोथ रुकी हुई है उसको आगे ले जाया जा सकता है। और सर सैयद अहमद खान को ये भी लगता था ब्रिटिशर्स जो उस समय रूल कर रहे थे इंडिया में वो नियर फ्यूचर में कहीं जाने वाले नहीं हैं, वो इंडिया में रूल करते रहेंगे, उनको हटाने वाला कोई नहीं है। तो इनको ये लगने लगा कि ब्रिटिशर्स के साथ दोस्ती कर ली जाए। ब्रिटिशर्स के साथ अगर दोस्ती कर ली जाएगी तो उनकी सहायता से मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड की जा सकेगी, और एजुकेशन से क्या होगा, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग एम्पावर होंगे, वो फ्रस्ट्रेशन से बाहर आएंगे, स्टैग्नेशन से बाहर आएंगे, उनकी जो ग्रोथ रुकी हुई है वो ग्रोथ आगे बढ़ेगी। सैयद अहमद खान ने एक बुक लिखी थी, बुक का नाम है असबाबे बगावत हिंद। इस बुक में 1857 की क्रांति के क्या रीजंस रहे उनके बारे में लिखा गया। अपनी बुक में इन्होंने लिखा, ब्रिटिशर्स को ये लगता है कि 1857 की क्रांति के लिए मुस्लिम्स रिस्पॉन्सिबल हैं, और इस वजह से ब्रिटिशर्स हिंदुओं को प्रमोट करने लगे मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करके। इन्होंने आगे अपनी बुक में लिखा, लेकिन ऐसा नहीं है, ब्रिटिशर्स खुद ही रिस्पॉन्सिबल थे इस क्रांति के लिए, उनके एडमिनिस्ट्रेशन की गलतियां रिस्पॉन्सिबल थी, उनकी पॉलिसीज रिस्पॉन्सिबल थी। मुस्लिम्स ने एक्चुअल में बहुत सारी जगह पर ब्रिटिश ऑफिशियल्स का साथ दिया। इन्होंने एक और बुक भी लिखी, द लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया। इस बुक में इन्होंने ब्रिटिशर्स को विश्वास दिलाने की कोशिश की कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, मुस्लिम्स आपके लॉयल रहेंगे, लेकिन आप ऐसा मत कीजिए, आप मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को इग्नोर मत कीजिए, मुस्लिम्स आपके लॉयल रहेंगे तो आप उनको जॉब दीजिए, आप उनके इंटरेस्ट को प्रमोट कीजिए बजाय कि हिंदुओं के इंटरेस्ट को प्रमोट करने में। तो बाद में इस प्रकार की बातें वो करने लगे थे। जैसा हमने शुरुआत में डिस्कस किया, उनका क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा होने लगा था। शुरुआत में वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते थे, लेकिन बाद में वो सिर्फ मुस्लिम इंटरेस्ट की बात करते थे और ब्रिटिशर्स के लॉयल बन गए थे बहुत ज़्यादा। ब्रिटिशर्स की हेल्प से इन्होंने एक कॉलेज इस्टाब्लिश किया था, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, अलीगढ़ में ये कॉलेज इस्टाब्लिश किया गया था, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनता है। रेलेवेंस की अगर हम बात करें, सर सैयद अहमद खान के विचारों की रेलेवेंस क्या है, उनका स्टेटस देखो मुस्लिम्स में वही है जो राजा राम मोहन राय का स्टेटस है हिंदुओं में। आपको पता है राजा राम मोहन राय ने काफ़ी सारा अच्छा काम किया हिंदुइज्म में रिफॉर्म लाने की दिशा में, उसी प्रकार से सैयद अहमद खान ने भी मुस्लिम कम्युनिटी को मॉडर्नाइज करने का प्रयास किया। मुस्लिम्स के ग्रेटेस्ट लीडर्स में से एक हैं सर सैयद अहमद खान। देखो, जिस प्रकार से उस समय 19वीं शताब्दी में इनको लगता था कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो फ्रस्ट्रेशन के दौर से गुजर रही है, उनकी ग्रोथ रुक गई है, आज भी ठीक वैसी ही सिचुएशन है। मुस्लिम कम्युनिटी आज भी फ्रस्ट्रेशन के दौर से गुजर रही है, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा कहा जाता है। तो उनको आज सर सैयद अहमद खान जैसे लीडर्स की आवश्यकता है। सर सैयद अहमद खान समझते थे पॉलिटिसाइजेशन या फिर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन की बजाय एजुकेशन एक टूल है जिसकी सहायता से मुस्लिम कम्युनिटी को एम्पावर किया जा सकता है।
तो इस प्रकार से हमने सर सैयद अहमद खान के विचारों को डिटेल से समझा। ये क्वेश्चंस देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन सर सैयद अहमद खान से संबंधित है और दूसरा क्वेश्चन BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से संबंधित है। 2019 में यूपीएससी ने यह BRI से संबंधित क्वेश्चन पूछा था। प्री का क्वेश्चन देखिए, सर सैयद अहमद खान से संबंधित 3 स्टेटमेंट्स हैं, बतानी है कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है। आप पहली स्टेटमेंट देखिए, सर सैयद अहमद खान वाज अगेंस्ट द वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन। ये स्टेटमेंट गलत है, इसी की तो उन्होंने वकालत की थी। पहली स्टेटमेंट गलत है, तो इन 3 ऑप्शंस में पहली स्टेटमेंट है, तो जाहिर तौर पे सेकंड जो ऑप्शन है वो सही हो जाता है। बाकी मेंस के क्वेश्चन जो है आप जरूर अटेम्प्ट कीजिए pwonlyis.com पे जाके। तो आप बताइए कैसे लगी आपको डिस्कशन, कमेंट बॉक्स में आप बताइए। कल मिलते हैं एक नई डिस्कशन के साथ में। कल इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू में मैं डिस्कस करूंगा। कल शुरुआत में टॉपिक डिस्कस करूंगा कि जो ये हमास जैसा हमला है, क्या इंडिया इसके लिए तैयार है? मतलब आज मुझे करना था लेकिन आज नहीं कर पाया। कल सुबह ये डिस्कस करूंगा, क्या इंडिया हमास जैसे हमले के लिए तैयार है? इंडिया की क्या स्ट्रेटेजी है टेरर के अगेंस्ट? तो आपकी कुछ इनपुट हो इस टॉपिक पे तो आप बता दीजिएगा, कल मैं इसे कवर करता हूं शुरुआत में। तो अभी के लिए इतना ही, कल फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।